पृथ्वी का कंपन करना। और कंपन पृथ्वी करती क्यों है? चट्टानों के खिसकने से। क्या करने से? खिसकने से। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि चट्टानें हमने बताई थी कितनी प्लेट्स होती हैं हमारे पृथ्वी पर, यानी कि हमारे पूरे मंडल में पृथ्वी पर कितनी प्लेट्स होती हैं। तो याद, मेरे हिसाब से याद हो गई होंगी आपको। पहली कौन है? एशियाई। उसके ऊपर कौन रहेगी? यूरोप। यूरोप से थोड़ा बीच में आएंगे तो कौन? अफ्रीका। उसके इधर आएंगे तो उत्तरी अमेरिका। इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका। यहाँ कौन है? ओसेनिया। क्या होगा? ओसेनिया। बार बार कैसे गड़बड़ करते हो? यहाँ कौन है? अटलांटिका। बता दिया था। जब ये प्लेट्स क्या होती, टकराती हैं, समझो ध्यान से। अब बेटा हमने कहा आवाज़ नहीं। अगर कुणाल क्या दिक्कत है? हाँ सही, डांट लगा दिया करो से। अरे नहीं इधर ध्यान दो। पहले आप चीज़ों को समझो, बेसिक चीज़ें पहले समझा करो, छोटी छोटी चीज़ें आपको गायब करा देती हैं। अब भाई एक बात आइए, जब चट्टान टकराएगी तो देखिए ये वाले इलाके बहुत इधर आप देखो, आपका जापान इधर साइड पड़ता है एशिया में ना। तो ये जापान वाला एशिया, ये जो प्लेट है पहले कहाँ की थी? ये अफ्रीका की थी, है ना। ये टकरा के बढ़ के यहाँ पे तैतीस सागर को लपेटती हुई कहाँ पहुँच गई? अब ये इसको टकरा रही है, कहाँ? यूरोप को। यूरोप वाली परत को टकराती है, और जहाँ टकराती है वहीं पर भूकंप क्या होते हैं? तैयार हो जाते हैं। जहाँ पर नहीं टकराएगी वहाँ भूकंप नहीं आएंगे। तो सबसे जो जोन हाई रहता है वो आपका जापान वाला रहता है। जब जापान में और किससे टक्कर होती है? यूरोप से टक्कर होती है, तो वहाँ पे वो टकराती रहती हैं, तो वहाँ पर फिर क्या होते हैं? भूकंप, हलचल बन जाती है पूरे उस पृथ्वी पे, ठीक है। चीन वाला एरिया है पूरा, ये पूरा बहुत रहता है इधर, समझो, पर समझा देते हैं। देखो अब अगर कोई प्लेट टकराएगी ना, जैसे मान लो ये वाली प्लेट इसमें टकरा रही है, तो इस टकराव को बोलते क्या हैं? इस टकराव को बोलते क्या हैं? बताया हमने, बिल्कुल बताया, कई बार बताया। अगर पूछे कि जब टकराती है तो उस टकराव को बोलते क्या हैं? बताओ, ये बताओ क्या बोलते हैं? जहां प्लेट टकराएगी उसको क्या बोलते हैं? उस टकराव को क्या बोलते हैं? हाँ, दो चीज़ बताई होंगी हमने। देखो जब प्लेट टकराएगी तो क्या होता है आपका? अभिसरण होता है। क्या होता है? अभिसरण होता है। और जब प्लेट कहाँ जाएगी? दूर जाएगी। जब प्लेट क्या होगी? दूर जा रही होगी, तो वहाँ क्या होगा? पहले दोनों बात समझ लो ध्यान से। अभिसरण क्या? प्लेट का टकराना क्या कहलाता है? प्लेटों का दूर जाना, प्लेटों का टकराना, दूर जाना। क्लियर हो गया? जब टकराएंगे तो किसका निर्माण? भूकंप का। बहुत बढ़िया। टकराएंगे तो किसका? दूर जाएंगे तो किसका? दूर जाएंगे तो ज्वालामुखी। सबसे भूकंप वाला एरिया किधर रहेगा? यहाँ जापान वाला, और ये आपका यूरोप में आता है, सही है। और जहाँ पर ज्वालामुखी बनेंगे वो ये वाले प्लेट है, ये वाली, ये दूर हो रही हैं अफ्रीका से। क्या हो रही हैं? दूर हो रही हैं। तो जो यहाँ हमारा पर, यहाँ पर कौन सा सागर है? यहाँ पर कौन सा सागर है? भूमध्य सागर है। एस प्रकार का कौन होता है? एस प्रकार का अटलांटिक महासागर। एस प्रकार की आकृति कौन धारण करता है? अटलांटिक। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको ज्वालामुखी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ज्वालामुखी। और जहाँ ज्वालामुखी होंगे वहाँ ज्वालामुखी पर्वत मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ज्वालामुखी पर्वत। और महासागरों में कई पर्वतों की पाई जाने वाली श्रृंखला को क्या कहा जाता है? बोलो। महासागर में पाई जाने वाली कटक बोलते हैं। बहुत बढ़िया। तो सबसे कटक कहाँ पाए जाएंगे? अटलांटिका में। बताया था हमने, याद करो। सबसे कटक कहाँ? और अगर वही पर्वत क्या हो? पानी से बाहर आ जाए, थोड़ा सा क्या आ जाए? पानी से बाहर दिखाई देने लगे, भाई ज्वालामुखी फूटता रहता है तो बनता रहता है, और बन के एक दिन आ जाएगा ऐसे निकाल देगा अपनी गर्दन, सही है। तो वो गर्दन को हम लोग क्या बोलते हैं? दुरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुरण। पूछेगा कि महासागर के ऊपर जो एरिया निकल आता है पर्वत का, उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो आपको कोई दुरण कहेंगे। क्लियर हो गया? तो मिस्टर प्रदीप बताएंगे, जल्दी बताइए। हाँ, जब अवसरण होगा तो क्या होने वाला होगा? भूकंप आएंगे। क्या आएंगे? भूकंप। और जब प्लेटें दूर हटेंगी तो ज्वालामुखी। तो आपसे कभी कभी उत्पत्ति के बारे में डायरेक्ट पूछता है। क्लियर हो गया? तो प्लेटों का टकराना, भूकंप। तो अभिसरण अपना पॉइंट करके लिख लेना आराम से, सही है। पास आ गया तो क्या हो गया आपका? अभिसरण। और आपका अगर दूर प्लेट्स जा रही हैं तो क्या कहलाएगा? अपसरण। ठीक है। यहाँ से किसकी उत्पत्ति मानी जाएगी? तो आप बताओ किसकी? ज्वालामुखी की। किसकी पाई जाती है? ज्वालामुखी। ठीक है। और ये कहाँ से बनेंगे? कौन सी लेयर से बनते हैं? पृथ्वी की। तो मेंटल से। और मेंटल में किससे बनते हैं? अपर मेंटल में किससे बनते हैं? कौन से मंडल से? मंडल बताओ। एस्टोस्फीयर किस में होता है?
तो यहाँ पर क्या होगा आपका भूकंप। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है? क्लियर हो गया? तो अब भूकंप को स्टार्ट कर सकते हैं हम। क्लियर हो गया? चलिए नोट कर लो फटाफट। ज्वालामुखी भूकंप, ये क्या लिख रहे हो? अच्छा पहले काट लिया था, यहाँ रफ कर देंगे। क्लियर हो गया? किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? इस वाले एरिया में हमेशा क्या बनते हैं? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, इसको तैयार कर लो, आपको यही चीज़ें मिल जाएंगी। इधर वाला एरिया जो रहेगा वो क्या रहता है? भूकंप आते हैं। जहाँ टकराव रहेगा लगातार, कौन से में? ये इधर ऐसा एरिया जाएगा प्रशांत महासागर का, पीछे वाले में क्या जाएगा? ऊपर होता हुआ भूकंप सर उसी में आते हैं। हाँ, तो यहाँ भूकंप कहाँ आ रहा है? भूकंप इधर वाला प्रशांत एरिया, इधर वाला ज्वालामुखी प्रशांत में भी आते हैं। वो इधर और भी तो है, और भी टकराते हैं। ये यहाँ टकराएगा तो यहाँ प्रशांत महासागर घुसा हुआ होता है। इधर आपका ग्रीनलैंड होगा तो ये टकराता है, तो यहाँ होते हैं। मतलब जो दूर हट रहा है, हमने कहा नहीं ये बाहर निकल जाएगा एक दिन ऐसे हटते हटते, ग्रीनलैंड गायब हो जाएगा, यहाँ से मैदान हो जाएगा यहाँ पर। सही है? हाँ, तो वहाँ भी आपके आएंगे ज्वालामुखी, लेकिन ज़्यादातर पेटियाँ यहीं पर रहती हैं। कटक वाली पेटियाँ यहीं रहेंगी ज़्यादातर। हो गया क्लियर? तो यहाँ तक क्लियर हो गया हो ना? अब हम लोग भूकंप स्टार्ट करते हैं। ललित, बहुत उदास रहते हो। वो एक हमने बताया नहीं अलंकार में आपको, वो क्या होते हैं? कांटे उदास रहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया, फूलों के बीच में रहते हैं, कांटे फिर भी उदास रहते हैं। अब ललित कहेंगे हम तो कांटों के बीच बैठे हुए हैं। चले इधर, ये रफ कर दूं? अरे अभी इतना टाइम कैसे ले रहे हो? सबसे बड़ी बताई तो थी। अच्छा मतलब यहाँ इसमें, अरे कैसी बातें करते हो? एशिया बताई नहीं है? हाँ, अरे फिर से इन्हें बताना पड़ेगा। चलो आज एक बार बता देते हैं। सबसे बड़े बता रहे हैं, देखो पहले नंबर पे कौन? एशिया। दूसरे नंबर पे कौन? तीसरे नंबर पे कौन? बहुत बढ़िया। चौथे पे? सही है। पांचवें पे? क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना। ये गड़बड़ कर रहे हो क्या? ये सही है। पहले पे ये रहता है एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे कौन? उत्तरी अमेरिका, चौथे पे कौन? पांचवें पे कौन? छठे पे? सातवें पर? चेक करो जरा, हाथ करते हो कहते हैं, हद कर दिया आपने। कहना बिना बुलाए ले जाए बारात। सही है? हो गया क्लियर? सही। डिस्टर्ब ना हुआ करना, आप लोग गड़बड़ कर दोगे नहीं, ठीक ना? ये क्षेत्रफल की दृष्टि से हैं, याद होगा एक बार। सफेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? जीवांश किसे कहा जाएगा? जीवांश किसे कहा जाएगा? जीवांश जहाँ पर अवशेष पाए जाते हैं, बोले यहाँ रहते ही कहाँ हैं? सही है। मानव की उत्पत्ति कहाँ से मानी गई? सभ्यता का पालना किसे कहा गया? एशिया महाद्वीप को। गुड। और मानव का पालना किसे कहा गया? अफ्रीका। सभ्य मानव सबसे पहले कहाँ मिला? अफ्रीका में। कहाँ? मिस्र की सभ्यता में, है ना? या मेसोपोटामिया में? गड़बड़ कैसे करते हो आप लोग? सभ्यता का अगर सबसे पहले पूछेगा सभ्य मानव कहाँ मिला था, कौन सी सभ्यता में मिला था, तो कौन सा बताओगे आप? मेसोपोटामिया, है ना? मेसोपोटामिया जो है ईरान टाइप में, इधर साइड में, ठीक है? अफ्रीका से हट गया है वो, क्योंकि अफ्रीका लगातार हट रहा है वो, ठीक है? इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है कि एक और महाद्वीप बन जाएगा, क्योंकि जो आपकी अपभ्रंश है वहाँ पर, एक विक्टोरिया अपभ्रंश बन रही है, वो उसको अलग कर देगी। और इसलिए मिस्र ने, सॉरी चीन ने मिस्र की जीवितू में जाकर क्या बना लिया है? एयरवेज बनाया है। क्या बनाया है? एयरवेज, ठीक है? एशिया में पहला देश है जिसने बाहर जाकर क्या बनाया है? अफ्रीका में पहला एयरवेज बनाया है, ठीक है? भारत मटक नहीं रहा है, एक दिन इन्हीं काल बन जाएंगे ये, ठीक है? ध्यान रखना। तो भूकंप स्टार्ट करें हम लोग? अब तो समझ में आ गया होगा ना? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पढ़ रहे हो, ऐसे ही पढ़ते रहो। चलिए अब भूकंप पढ़ते हैं ध्यान से। आज का आपको भूकंप के डाउट क्लियर हो जाएंगे। हाँ, अब देखो आवाज़ नहीं करें, जैसे अभी पढ़ा था बिल्कुल आराम से पढ़ो, बहुत सारा काम हो जाएगा फिर। तो भूकंप में हम सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ी समझा देते हैं, फिर नोट कर लेना अपना। यही पृथ्वी रही हमारी, हमने बताया भी था आपको, है ना? तो इसके हम तीनों बना लेते हैं। इस कोर से तो हमें कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नीचे वाले एरिया में भी जाता है लेकिन ये कम हो जाते हैं, तो ये हमारी कोर कहलाएगी। लेकिन हमारे भूकंप जो जनरेट होगा वो कहाँ से होगा? यहाँ से होगा, ध्यान रखना। कहाँ से होगा? यहाँ से।
और फिर देखो तरंगे इसकी जाएंगी हर तरफ के लिए। भाई यहाँ से भूकंप हलचल मचाएगा तो पृथ्वी की प्लेटें तो हर जगह हिलेंगी, लेकिन ये सबसे दिक्कत करता है कहाँ, सामने वाले में। और सामने जाकर सीधे टकराता है कहाँ, पृथ्वी के किसी बिंदु पे टकराएगा, जाके क्रस्ट पे टकराएगा। किस पे टकराएगा, क्रस्ट पर। तो यहीं से क्वेश्चन दोनों पुटअप करेगा पहले। ऐसा नहीं कि नीचे नहीं आई होंगी, लेकिन नीचे क्या हो गई, बहुत स्लो हो गई होंगी, बट जो पास होती है उसको मारता है धाड़ से। ठीक है, जैसे मान लो आपके सामने कोई है और आप आग उगलो तो पहले कौन लपटेगा, आग सामने वाला, अड़ोस पड़ोस वाला बच जाएगा, हल्की हल्की लिपटे जाएंगे, समझाएंगे। भाई आग लगे तो कौन, जो आपके सामने है वही तो जाता है। तो भूकंप का जो पहला पॉइंट मारेगा धाड़ से, किसको मारता है, पृथ्वी की सतह को। तो जो सामने पड़ता है पहले वाला वही सबसे खतरनाक होता है। ठीक है, 3 बार में आता है ये, 3 उसमें आता है, अलग अलग हो सकती हैं इसकी दूरियाँ, है ना, कि सबसे पहली तरंग जाएगी, फिर दूसरी तरंग और फिर तीसरी तरंग। तो सबसे कौन खतरनाक होती है, कौन सबसे कम होती है, वो हम लोग बात करेंगे अभी। क्लियर होगी बात, आराम समझेंगे तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। तो सबसे पहले पूछता है कि कहाँ से, जहाँ से भूकंप स्टार्ट होते हैं उस बिंदु को क्या कहा जाता है। क्या पूछेगा कि उस बिंदु को क्या कहा जाता है, तो लिखो उसे कहा जाता है फोकस। हाँ, इसे क्या कहा जाएगा, फोकस बोलते हैं। जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है उस बिंदु को क्या बोला जाता है, तो आपको क्या बोलते हैं, उसे फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस। इसे मूल बिंदु भी कह सकते हो आप, जो ज़मीन के अंदर रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। मूल बिंदु, ठीक है। और ये कहाँ रहेगा, ज़मीन के अंदर। ज़मीन के कहाँ रहेगा, अंदर। और ज़मीन के अंदर जहाँ रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपर मेंटल। अपर मेंटल का मंडल कौन सा, एस्थनोस्फीयर। कौन होगा, एस्थनोस्फीयर, बता चुके हैं। तो पूछेगा किस मंडल से आता है ये, तो आप कहोगे एस्थनोस्फीयर से। पूछेगा भूकंप का जो फोकस होता है वो कहाँ स्थित रहता है पृथ्वी में, तो आप कहोगे अपर मेंटल, और या ऑप्शन में होगा कौन, एस्थनोस्फीयर। कितने लोगों की बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया ना, ठीक, गुड। चले आगे हम लोग। अब बात आती है कि जहाँ से जाकर ये टकराएगा पृथ्वी में, पृथ्वी की सतह पर जहाँ जाकर टकराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिखो एपी सेंटर बोलते हैं उसे। बाहर वाली जो ज़मीन होती है उस पर जाकर टकराएगा तो उसे क्या बोलते हैं, एपी सेंटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। क्या बोलेंगे, एपी सेंटर, गुड। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, तो लिखो अवकेंद्र कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, अवकेंद्र। क्या कहेंगे इसे, अवकेंद्र कहते हैं। कितने लोगों को बात समझ में आ गई है, अवकेंद्र। एपी सेंटर, EPI और फिर सेंटर लिख दो, तो एपी सेंटर बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे, एपी सेंटर। दिखाई नहीं दे रहा क्या, ई है, ये P है, ये I है, ये C है, ये NTER, सेंटर, हैं जी। हाँ, जब भूकंप चलेगा और सबसे पहले जिस सतह पर टकराएगा, है ना, जहाँ पर जाकर क्या हुआ, टकराता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एपी सेंटर। जहाँ पर हम लोग कहते हैं कि भूकंप का बिंदु कहाँ था, केंद्र कहाँ था, कहते हैं ना, जैसे नेपाल में था, काठमांडू में, याद करो, पूरी तबाही मचा दी तूने। तो जहाँ ये सेंटर रहता है इसका, वहीं पर तबाही ज़्यादा होती है, कि डायरेक्ट उड़ा देता है जाके उसको, ना ध्यान रखना। अलग अलग तरंगे भी निकलती हैं इसमें से। पहले यहाँ बताओ, समझ में आ गया। तो जहाँ से स्टार्ट होगा उसे क्या कहेंगे हम लोग, फोकस कहेंगे, और जहाँ जाके टकराएगा उसे क्या कहते हैं हम, एपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, और इसी को भूकंप का क्या माना जाता है, केंद्र माना जाता है, कि कहाँ पर केंद्र था। जब भी कोई भूकंप आएगा तो उसके बाद ये देखा जाता है कि उसका सेंटर कहाँ रहा, और जहाँ सेंटर रहेगा वहीं पर तबाही ज़्यादा होगी। जहाँ पर सेंटर रहेगा तबाही ज़्यादा होगी, वहीं पर जाके बहुत तेज़ मारता है ये। क्या करता है, बहुत तेज़। मतलब यहाँ से कोई चीज़ उठी और सीधे टकराएगी, तो टकराएगी तो हलचल ज़्यादा करेगी, ध्यान रखना, सही है। तो जहाँ सेंटर रहेगा उसके आसपास वाले इलाके को इतना प्रभावित नहीं करता है, बस क्षति कुछ ना कुछ वहाँ भी हो जाती है। ठीक है, क्योंकि पूरी पृथ्वी हालती है, सही है। अब बदायूं में, जैसे बदायूं में मान लो यही इसी कोचिंग का हो जाए सेंटर, तो हम लोग पता नहीं कहाँ होंगे, सही है। यहाँ होल फोल हो जाएगा एक, समझ में आ गया। तो ये पूरा हलचल मचाएगा बहुत तेज़ी से, सही है। हम लोग घूम रहे होंगे, हैं, पेपर में आया था तो बताना चाहिए था, पहले करा देते। तो उद्गम हो गया फोकल, बात सुन हमारी। उद्गम जहाँ से निकलता है वो क्या होता है, फोकस कहलाता है, और जहाँ जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लियर हो गया। जहाँ से स्टार्ट होगा उसे क्या कहेंगे, उद्गम, फोकस, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहेंगे वैसे, मूल बिंदु। और जहाँ टकराएगा उसको क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अवकेंद्र। कितने लोगों को पहले बात बताओ, समझ में आ गई, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। तो ये प्रारंभिक चीज़ें आपसे पूछ बैठता है, छोटी छोटी बेसिक होती हैं लेकिन आपसे आती हैं, ध्यान रखना। अब इसमें जब ये स्टार्ट होगा ना, तो इनमें अलग अलग तरंगें भी होंगी। क्या होंगी, तरंगें, अलग अलग तरंगों के रूप में निकलता है ये। क्या निकलता है, तरंगों के रूप में। तो कितनी तरंगें होती हैं उनको समझ लेते हैं। तरंगें होंगी, क्या होंगी, लगातार तरंगों के रूप में निकलता है।
तो लिखिए कौन सी तरंगें होती हैं, लिखो। पहले P होगी, S होगी और एक L होती है, PSL, अलग अलग समझाएंगे अभी, आप पहले नोट कर लो यहीं पे। तो भूकंप जब निकलता है तो उसमें कितनी तरंगें होंगी, कितनी तरंगें निकलती हैं, 3, PSL, PSL। P4 होता है प्राइमरी तरंग और सेकेंडरी तरंग, और L4 होता है लव तरंग। क्या बोलते हैं उसे, लव तरंग, बाद में आती है। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजी थी, उनका नाम लव था, इसलिए इनका इसका नाम का क्या रख दिया उन्होंने, लव तरंग रख दिया था। अभी समझा रहे हैं इसको, नोट कर लो फटाफट इसको। SD लव ने खोजा था इसको। किसने खोजा था, SD लव ने। किसने खोजा था, SD लव ने खोजा था, इसे लव तरंग नाम दिया गया था। बताओ किसी कोई दिक्कत हो, रफ करूं यहां से। SD लव, SD है बेटा, SD कार्ड होता है वैसे ही, ऐसे SD लव, ये खोज करता है, इसके ध्यान रखना। क्लियर हो गया ना, यहाँ तक समझ में आया। अब तीनों तरंगों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तीनों तरंगों के बारे में क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। अब तुलना से पढ़ेंगे जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो पहले डालो P तरंग यानी कि प्राइमरी तरंग, और फिर लिखो आप S तरंग यानी कि सेकेंडरी तरंग, और थर्ड आ जाएगी कौन, लव तरंग, जिसे SD लव ने क्या खोला था, खोज की थी। तो तीनों आप तरंगों पढ़ोगे तो आपको तुलना आ जाएगी और आप समझ जाएंगे कि क्या पूछा जाता है क्वेश्चन में। फटाफट लिखिए, बात कम करिए, काम ज़्यादा करिए, ठीक है। जल्दी लिखो बेटा। ये आपका P4 क्या हो गया, प्राइमरी तरंग, जिसे बोलते हैं प्राथमिक तरंग। आप लिख लेना अपनी, P4 प्राइमरी यानी कि प्राथमिक तरंग बोलते हैं इसे। नहीं, सिर्फ वो वाली, हाँ, बाकी ये तो पता थी पहले से ही। कहीं भी कोई तरंगें होती प्राथमिक और सेकेंडरी में तो होती ही होती हैं, सही है। जो पहले आएगी प्राइमरी, बाद में आएगी सेकेंडरी। लेकिन एक और वैज्ञानिक थे SD लव, उन्होंने एक और खोज दी, बोले एक और होती है इसमें, नीचे सबसे लास्ट में जो आती है, ठीक है। अभी बताऊंगा, पे थोड़ा नोट तो करो इन चीज़ों को। आ गया समझ में। एक दूसरे का फेस को ज़्यादा देख रहे हो, हमें लग रहा है उन पे भूकंप आ रहे हैं क्या, फेस पे उसके, क्यों एक दूसरे का फेस देख रहे हो, भूकंप उनके फेस पे आ रहे हैं क्या, या फोकस होकर ढूंढ रहे हो उसका एपी सेंटर कहाँ है, हैं। इधर ध्यान दो, पहले लिख लिया कि नोट कर लिया। तो पहली कौन होगी, प्राथमिक तरंग। सबसे पहली जो तरंग आती है उसे क्या कहते हैं, पूछेगा भूकंप जब आता है तो कौन सी तरंग आती है, तो कहोगे प्राथमिक। पहली तरंग होगी सबसे पहली वाली, जो एपी सेंटर पे डायरेक्ट टकराएगी जाके, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि एपी सेंटर पे टकराने वाली तरंग तो कौन होगी, प्राथमिक। समझ में आ गया, ठीक। और दूसरी कौन होती है, सेकेंडरी। तो इसको हम लोग प्राथमिक लिख देंगे और इसको क्या लिख देंगे, द्वितीय यानी कि सेकेंडरी। इसको लव तरंग कहते हैं, अलग बात है। अब आती सबसे पहले कि जो प्राइमरी तरंग आती है उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है। क्या पूछेगा, आपकी स्पीड पूछेगा। लिखो तो इसकी स्पीड, स्पीड जानते हो, गति, ये पूछे गए क्वेश्चन है। प्राइमरी जो तरंग होती है उसकी गति कितनी होती है, उसकी स्पीड कितनी होती है। तो लिखो 6000 मीटर प्रति सेकंड, 6000 मीटर प्रति सेकंड, 6000 मीटर प्रति सेकंड होती है। क्या होती है, इसकी गति होती है। किसकी होगी ये, प्राइमरी तरंग की होगी। किसकी होगी, प्राइमरी की, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो, जिसकी ज़्यादा तीव्रता होती है, जैसे मान लो प्राथमिक आ गई तो ये क्षति नहीं पहुँचाती ज़्यादा, ध्यान रखना। ये सीधे आती है और टकराने के बाद सीधे चली जाती है बाहर, समझना ध्यान से। जो प्राथमिक तरंग होती है वो क्षति ज़्यादा नहीं पहुँचाती है। जब तेज़ी से कोई चीज़ आएगी, क्या होगा, तेज़ी से कोई चीज़ आती है और वो टकराई सीधे निकल जाती है। मान लो हम यहाँ खड़े हुए हैं, अब हमारे यहाँ से गाड़ी गुजर गई तेज़ी से, तो हमें थोड़ा झटका तो लगेगा, लेकिन वो तब तक निकल जाएगी। तो क्षति क्या होगी, कम होगी। क्षति क्या होगी, कम। तो पूछता है कि किस तरंग में क्षति कम होती है, तो लिख लो, इसमें लिखेंगे आप, क्षति क्या होगी, कम होगी। क्षति क्या होती है इस तरंग में, कम होती है। क्या होगी, कम होगी। क्षति क्या होती है, सबसे कम होगी, सबसे कम। कुणाल, कुणाल बेटा सर बैठो से इंक कह दो, इंक ले, इंक होगी सर पे, इंक, मार्कर इंक। क्षति सबसे कम होगी। अभी समझाएंगे, इनको ध्यान रखो, पर नोट कर लो। तो सबसे कम क्षति किसमें होगी, प्राइमरी तरंग में। सबसे क्षति की अगर बात करेगा तो सबसे कम कौन देता है, ये प्राइमरी। देखो कोई चीज़ ना टकराती है, टकराने में सीधे निकल जाएगी, वो रुकावट नहीं पैदा करती है, ठीक है, तो डायरेक्ट निकल जाएगी, तो क्षति क्या होगी, कम। लेकिन सबसे पहले ही आती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये किन में चल सकती हैं, तो लिखो ये तीनों में चल सकती हैं। ठोस में भी चल सकती है, गैस में भी चल सकती है और द्रव्य में भी चल सकती है।
ठीक है, ये तरंग तीनों में क्या कर सकती है, चल सकती है। कौन कौन था, ठोस द्रव्य और गैस। विवेक बेटा इंक पकड़ लो, विवेक इंक ले लो, ये मार्कर डाल दो ओपन करके। हाँ जी चलें आगे बढ़ें। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी दोबारा सोचना, पहले एक बार नोट कर लें और फिर अभी चित्र समझाएंगे आपको तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना, पहले समझ लो। तो स्पीड कितनी हो गई, 6000 मीटर पर सेकंड। अगर इसे सिर्फ किलोमीटर में चेंज करो कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर पर सेकंड। क्लियर है ना, तो अगर आपको मीटर में दी हुई तो आप इसे चेंज कर सकते हो, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर। क्लियर हो गई बात, तो इतनी स्पीड होगी इसकी। क्षति क्या होगी, सबसे कम। और किस में चल सकती है, तो ठोस गैस द्रव्य तीनों में जा सकती है। यानी कि भूकंप जो प्राथमिक तरंग होगी ना वो पानी में भी आ सकती है। हाँ, सागर जो होते हैं उनमें भी भूकंप आ सकती है, यही लेके आती है, सबसे पहले ध्यान रखना। और ये द्रव्य में आ सकती है, मतलब सही है, ठोस में आ जाती है पृथ्वी पर, और गैस में भी आ सकती है, मतलब ये तीनों में चल सकती है आपकी। इसकी प्रगति कैसी होती है, मतलब कौन सी तरंग होगी। अभी तक तो आपने प्राथमिक नहीं सुनी होगी, प्राथमिक तो हम उसे कहते हैं सबसे पहले आई होती है, बट ये होती किस प्रकार की है, तो देखो ये अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अनुदैर्घ्य, हाँ अब समझ में आ जाएगा आपको। देखो फिजिक्स पढ़ा आप लोगों ने नहीं, तो अनुदैर्घ्य तरंग जानते होंगे। अनुदैर्घ्य तरंग जो है वो ध्वनि तरंग कहलाती है, यस या नो, ध्वनि तरंग। और जो ध्वनि तरंग होती है ना वो बड़ी तीव्रता से बाहर निकल जाती हैं, ध्यान रखना। अनुदैर्घ्य तरंग होती है, प्राथमिक जो तरंग होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। और जो अनुदैर्घ्य तरंग होती है वो एक ध्वनि की तरह कार्य करती है, कैसे, साउंड। जो साउंड होता है ना वो भी अनुदैर्घ्य होता है। तो आपने देखा होगा जब आप बोलते हो, बोलने के बाद कान के पर्दे पे पड़ता है, वो निकल जाता है अपने आप तेजी से, यस या नो, ऐसा नहीं बैठ जाता है, रुक जाओ थोड़ी देर बैठ लें, अब बहुत थक गए हम, सही है, अब अगली बार दूसरी आएगी तो उसे लौटा देगा, अरे रुक जा आराम कर रहे हैं बाद में आना, अब तो सही है। तो पहले हमें सुनाई नहीं दे रहा होता, तो तुरंत आती है, तुरंत पड़ती पर्दे पर सीधे निकल जाती है बाहर के लिए, अंदर के लिए। समझ मारी बात, यानी कि ठहराव नहीं होता उसमें, और जहाँ ठहराव होगा दिक्कत तो वहाँ होगी। जैसे समझ लो, देखो एक बात समझना, अभी आगे चलेंगे। अगर ये कांच होता है, कांच क्या है, ये कांच है, कांच है, ठीक है, डाली नहीं, और इसमें डालो ना, मगर चल नहीं रहे दोनों। देखिए ये कांच है, अगर कांच में आप पत्थर मारो, क्या मारो, पत्थर, तो ये टूट जाएगा, तो इसका मतलब हुआ पत्थर की गति कम होती है। और इसमें अगर गोली मारो तो ये छेद करके निकल जाती है, बोले यस या नो, होल करके निकल जाती है। तो उसकी इतनी स्पीड होती है कि वो उनके अणुओं को संभलने का मौका ही नहीं देती है, और आई वो सीधे निकल गई। तो ये भी क्या है, सीधे बहुत तेजी से टकराई और टकरा के सीधे बाहर, क्योंकि ये गैस में भी आ सकती है, यानी हवा में चली जाएगी सीधे, ठहराव नहीं होगा इसमें कोई भी। बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए ये आपकी क्या मानी जाएगी, अनुदैर्घ्य। और अनुदैर्घ्य की जो प्रवृत्ति होती है वो कैसे होती है, ध्वनि तरंग की तरह होती है। कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अब हम इसको भी समझ लेते हैं। सेकेंडरी वाले में लिखो फटाफट, इसकी पहले स्पीड लिखो, स्पीड, स्पीड। तो इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, इसकी स्पीड लिखो, देखो 3.5 किलोमीटर। क्या हुआ मनोज, समझ नहीं आ रहा क्या, क्यों मनोज, सही क्या है बताओ, समझ में आया नहीं आया, अभी और भी आएगा, रुको पहले थोड़ा कर लो, तो पहले अभी कंपेरिजन कराते हैं फिर। तो सेकेंडरी वाली की स्पीड कितनी होगी, 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया, देखो इसी की तुलना कर लो आप, ये 6 थी और ये कितनी है, तो यानी कि इसकी गति कम हुई, तो कुछ तो नुकसान करेगी ये, लेकिन एवरेजन करती है। सबसे कौन करेगी नुकसान, ये सबसे नुकसान कौन करती है, ये वाली, ये सबसे तेज, ये उससे कम, और ये सबसे कम। तो जो कम वाली होती है, अभी एग्जाम्पल देंगे आपको, बहुत बड़े समझ में आ जाएगा फिर। एग्जाम्पल समझ में आया, देखिए तो इसे ध्यान दो। अब अगला देखो क्या होगी, क्षति। तो क्षति देखो कैसी होगी इसमें, क्षति, क्षति समझते हैं क्या है, तो क्षति इसकी लिखो एवरेजन होती है। कैसी होगी, एवरेजन यानी औसत, इससे कम होगी लेकिन इससे ज़्यादा होगी, तो उसे बोलते हैं हम औसत। देखो पी से क्या होगी, कम होगी, सॉरी पी से ज़्यादा होगी, और एल से क्या होगी, कम। क्लियर हो गया, तो क्षति औसतन रहती है इसकी। अगला कौन आता है आपका, किस में चल सकती है, कौन कौन से माध्यम में चल सकती है, इसे माध्यम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, माध्यम। तो ये बताओ किस में चलेगी माध्यम में, तो लिखो ये ठोस द्रव में नहीं चलती है। इसका माध्यम क्या रहता है, ठोस और गैस। क्या होगा, ठोस गैस में नहीं चलती है। क्या बोला था अभी, नहीं ठोस द्रव बोला था, हाँ सॉरी, द्रव्य। तो ठोस द्रव में क्या होगी, नहीं चलेगी, तो सिर्फ किस में चलती है, गैस में। अगला लिखिए,
किस प्रकार की तरंग होगी? ये अनुदैर्घ्य थी, तो ये वाली कैसी होगी? अनुप्रस्थ। बहुत बढ़िया। तो ये तरंग का प्रवृत्ति रहेगी कैसी? अनुप्रस्थ। कैसी रहेगी? अनुप्रस्थ। कितने लोगों को बात समझ में आ गई? अनुप्रस्थ। ठीक है। तो आपसे पूछेगा सेकेंडरी होती है उसका जो तरंग होती है वो किस रूप में रहती है? तो कहोगे अनुप्रस्थ में। और ये अवशोषण क्या करेगी? आपका नुकसान करती है। सबसे पहले कौन आएगी? प्राइमरी। सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी? प्राइमरी की। सटाक से आई, टकराई और निकल गई। क्लियर हो गया? और ये वाली क्या होती है? अनुप्रस्थ रूप में चलती है। आगे चलते हैं। और कुछ पता है इसमें? नहीं। अब आगे आ जाओ लव वाले में। यहाँ पे ध्यान दो। अब तो इसकी स्पीड लिखो पहले कितनी होगी? इसकी स्पीड लिखो। स्पीड तो देखो 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो देखो इससे भी कम हो गई है। तो क्षति देखो, क्षति क्या होगी? तो पूछेगा तीनों तरंग में सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है कौन? सबसे ज़्यादा क्षति कौन? लव तरंग पहुंचाती भी है, अगर आपको पता हो तो। क्षति सबसे ज़्यादा कौन पहुंचाती है विनोद? लव तरंग। हाँ, नाम से बता रहा देखो। अरे एकदम आँख बंद करके बेटा, कुछ किसी और का नाम लगा देना वहाँ। क्षति पहुंचा देगी क्या? सर्वाधिक होगी, ध्यान रखना। सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। सबसे नुकसान यही पहुंचाती है, सबसे लास्ट वाले में। जो देखो 3 पेयर में आता है वो हमेशा ध्यान रखना। पहले आएगा हलचल होगी, दूसरी आएगा, तीसरे। आपको सेकंडों में काम होता है वो। पहली गई, दूसरी आई, तीसरी टकराई, तीसरी धमाई बजा देती है बस। ठीक है। तो ये लव तरंग होती है। तो सर्वाधिक क्षति कौन पहुँचाएगा? लव तरंग। सबसे कम स्पीड होती है इसकी। लिखिए आगे। हाँ, माध्यम लिखो। धरातल तरंग में चलती है ये, मतलब धरातल में। ठोस कह सकते हो आप। माध्यम लिखो तो ठोस, यानी कि पृथ्वी के धरातल। ये बाहर ना निकल के जाती है, डर जाती है, बोले बाहर नहीं जाएंगे हम रहेंगे यहीं, और यहीं रहेंगे तो टकराएगी बार बार, तो आप नुकसान पहुंचवाती है। इसकी भी बोले कि लो तरंग किस प्रकार की होगी? बताओ कैसी होगी ये? अनुप्रस्थ। कैसी होगी? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ ज़्यादा तबाही पहुंचाती है, पता है आपको? रस्सी अगर हम लोग झुलाते हैं तो रस्सी में कौन सी तरंग बनती है? अनुप्रस्थ, है ना, स्प्रिंग। लेकिन आपका रस्सी वाला सबसे अच्छा एग्जाम्पल रहता है। तालाब है, तालाब में अगर आप कंकड़ फेंकते हो तो उसमें कौन सी तरंग बनेगी? कौन सी तरंग बनती है? अनुदैर्घ्य। गुड। तो सबसे खतरनाक जो होती है वो अनुप्रस्थ होती है, वो पूरा हिलाती है स्पीड से। देखो एक स्पीड बहुत तेज़ हो तो कम नुकसान करेगी, लेकिन एक आराम से हो, बोले सबको ढूंढते हुए चलो कौन कौन मिलेंगे यहाँ पर, सही है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? सबसे ज़्यादा। तो एक बार तुलना करते हैं हम लोग। चलिए, सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है? पी, प्राथमिक की। सबसे कम, उसके बाद और सबसे, इसकी क्षति क्या रहेगी? सबसे कम। इसकी औसतन यानी कि इससे ज़्यादा, और इससे क्या होगी? कम। सर्वाधिक। इसका माध्यम तीनों में। इसका माध्यम किस में होगा? सिर्फ गैस में। गैस से बचेगा। ये आपका इसका माध्यम ठोस, यानी कि पृथ्वी धरातल में रहती है। इसकी तरंग कैसी है? अनुदैर्घ्य। और इसकी कैसी है? बात समझ में आ गई? तो ये आपकी क्या रहती है? पूछता है आपको तरंगों के बारे में। तो स्पीड मालूम पड़ गई, क्षति मालूम पड़ गई, और वो तरंगें किस रूप में रहती हैं ये भी आपको मालूम पड़ गई होगी। कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको थोड़ा सा क्लियर करते हैं इन चीज़ों को। देखो, वैसे हमने बता रखा है स्पीड सबसे ज़्यादा अगर रहेगी तो वहाँ पर नुकसान क्या होगा? कम होगा, क्योंकि वो एक ही दो को लपेट देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। और थोड़ा कम है उससे भी तो थोड़ा और नुकसान कर देगी। लेकिन अगर बहुत आराम से जा रही कोई चीज़, आराम से झूमती हुई जा रही है, तो सबको लपेट लेगी, इधर वाले को भी, इधर वालों को भी, इधर वालों की। तेज़ी से होती तो सीधे निकल जाती, सही है। तो ध्यान रखना। तो जो चीज़ स्लो चलती है बहुत, वो क्या करती है? आपकी सबसे क्षति करती है। ठीक है। आगे बात समझ में नहीं? आगे बढ़े हम? ठीक। अब आपको समझाते हैं कि तरंगें क्या होती हैं। इसी के माध्यम से आप समझ लोगे इन चीज़ों को कि कैसे नुकसान ज़्यादा कर देती हैं। तो डाल लो आप, तरंगें होती क्या हैं इनमें, क्या क्या पूछ लेता है कभी कभी। तो भाई डाल लो आप, आयाम डाल लो, चाहे पैर डालो। पी तरंग अलग अलग करके। ये तो आपकी ये चीज़ हो गई, बेसिक चीज़ है। कभी कभी क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा? आयाम फायाम पूछ लेता है तरंग दैर्घ्य कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है। ये ऐसे डाल लो, पी हो गई आपकी, यहाँ पर एस हो गई, और ये क्या हो गई? अब इसमें अलग चीज़ें बताएंगे हम। देखो चलिए, जो पी तरंग होगी वो क्या होगी? क्या दिक्कत है? हाँ राहुल, क्या दिक्कत है? हाँ, ये तीनों लिखनी पड़ेगी, अलग अलग लिख लो। अभी उनमें हम बता रहे थे कि टकराएंगे तो क्या करेंगे, है ना, क्षति कितनी पहुंचाएंगे। अब ये बताएंगे इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। तो जिसमें तरंग दैर्घ्य कम होगी, ज़्यादा होगी, वो क्या करेंगे फिर दोनों। उसी के माध्यम से आप समझ लोगे कि नुकसान कौन ज़्यादा करता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो लिख लिया पी। अब पी में पहले समझ लेते हैं क्या है। तो लिखिए पी में पहले देखो,
देखो पी वेव बहुत धीमी होती है, नहीं घनी होती है, घनी। लिख लो इसमें, देखो आवृत्ति पूछेगा कि इसकी आवृत्ति कैसी होती है। आवृत्ति जानते हो? आवृत्ति बेब, बेब, अरे तरंग, बेवकूफो, अरे हद है कहते हैं, कतई बिल्कुल परिचय देते हो कभी कभी। बेब, अरे बिल्कुल हद है कहते हैं। बेबी तो नहीं लिख रहे हो? बाबू सोना याद आ रहा हो अभी भी? हाँ हाँ हो जाता है, कुछ सोना जब बेबी बोल लगता है, हाँ हाँ तो फिर हो जाता है, लोगों कुछ भी हो सकता है। तो भाई नॉर्मल बात, हम तरंग की बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में बेबी बोला होगा, है ना, या तरंग बोला होगा, बेबी लिखा हुआ मैं बताया। मनोज बेबी लिखा था? अच्छा बेग, वेलोसिटी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इधर जान दो, आप आवृत्ति को पूछते हैं। आवृत्ति का देखिए, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? आवृत्ति बताओ क्या होती है, कौन बताएगा? आवृत्ति बताओ शिवम, आवृत्ति क्या होती है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो तरंग होती है वो 1 सेकंड में कितनी बार मूव कर रही है ना, कितनी बार गति कर रही है, तो वो तरंग क्या आपकी आवृत्ति कहलाती है, ठीक है ना। दोलन मान लो, हाँ कितनी बार कर रहा है इसमें। तो अब पूछेगा कि जो आपकी वेव होती है पी होती है ना, तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होगी, तेज होगी, कम होगी, क्या होगी? तो लिखो इसमें, इनकी संख्या ज़्यादा होती है। आवृत्तियों की संख्या क्या होगी इसमें? ज़्यादा होगी, क्योंकि घनी होंगी तो फिर क्या होगी, आवृत्ति की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कि 1 ही सेकंड में कितनी बार दोलन कर जाएगी। क्लियर है ना? तो ध्यान रखना, जो पी तरंग होती है उसकी आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होती है। आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। तरंग दैर्घ्य लिखो, तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य क्या होती है? तरंग दैर्घ्य क्या होगी? दूरी, 1 सेकंड में कितनी दूरी जा रही है। हाँ, तो तरंग दैर्घ्य में इसमें दूरी लिखो कम होगी, इस वाली तरंग में दूरी क्या रहेगी, कम रहेगी। यानी कि जो तरंगें होनी उनमें जो आवृत्ति बनेगी ना, उन आवृत्तियों की जो दूरी होगी वो क्या होगी, पास पास होगी। जो आपकी ये इस तरह से बनाते हैं हम लोग, तो इसकी जब बनाएंगे हम लोग पास पास, तो ये पास पास है, यही क्या है आपकी तरंग दैर्घ्य है, ठीक है। पास पास है, यही क्या है आपकी तरंग दैर्घ्य है। बात समझ में आ रही है? तो इनकी हमेशा तरंग दैर्घ्य क्या रहती है, कम रहती है। तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जो आपकी प्राइमरी होती है उसकी तरंग दैर्घ्य कैसी रहेगी, तो आपको कम होगी। और तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती ना तो बहुत नुकसान करती फिर, क्योंकि बहुत पूरा घुमा के चलती वो तेज़ी से। सही है, आगे यहाँ तक क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़िए। अब लिख लो इसमें आयाम। आयाम क्या होता है, सबको पता होगा आयाम? नहीं, आयाम पता है नहीं? कोई तरंग कितने ऊंचे तक गई है, उसकी ऊंचाई कितनी रही, वो आपका क्या कहलाएगा, आयाम। ये ऊंचाई जो है, यही ऊंचाई क्या है, आयाम है। तो आवृत्ति समझ में आ गई होगी, 1 सेकंड में कितने दोलन कर रही है वो, है ना, कितनी तेजी से कर रही है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है, तरंग दैर्घ्य दूरी कितनी है, तरंग जो बन रही है उसके बीच की दूरी कितनी है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, तरंग दैर्घ्य कहलाती है। और आयाम क्या होता है, तो आपको कितनी ऊंचाई तक जा रही है, कितनी ऊंचाई तक जा रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयाम बोलते हैं। तो आयाम इसका क्या रहेगा, कम रहता है। आयाम भी क्या रहेगा, कम, यानी कि ऊंचाई कम तक जाएगी। ये तीनों चीज़ समझ में आ गई अब? ठीक है, इसको तो चित्र बना देते हैं हम, तो समझ लेना इसको। हाँ चित्र बना लो, पास थोड़ा पास बना लो उसको, बस तरंग दैर्घ्य को आप नीचे बना लियो जाए। तो इसमें क्या रहेगी, इसकी तरंग दैर्घ्य और आयाम सब क्या रहते हैं, पास पास रहते हैं। तो इतनी तेज़ी से निकल जाएगी ऐसे करके, इस तरह से। तो ये आपकी कौन सी तरंग जा रही है, प्राइमरी। कौन जा रही है, प्राइमरी, जिसका देखो आवृत्ति क्या है, ज़्यादा है। तो आवृत्ति ज़्यादा मतलब पास पास बहुत है ये, ठीक है। तरंग दैर्घ्य कम है, यानी कि दूरी है इसकी वो क्या है, कम है। और आयाम भी कम है, तो इसको इसकी ऊंचाई भी क्या है, एवरेजन है। क्या है इसकी ऊंचाई, एवरेजन है। क्लियर हो गया? अब ये सब चीज़ ध्यान रखना होता है। तो इसलिए ये क्या पहुंचाती है, क्षति कम पहुंचाती है भाई, छोटे से हिस्से से निकल जाती है। एक मान लो ऐसा एरिया मान लो ये, और ये सीधी निकल गई, और एक होता ही ऐसे करके निकले, ऐसे करके, तो ज़्यादा एरिया कवर करेगी। ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। तो इसलिए इसकी क्षति क्या रहती है, हमेशा कम रहती है। तो चाहे आपको क्षति के रूप में पूछ ले, चाहे आवृत्ति पूछ ले कि भूकंप में जो प्राथमिक तरंग होती है उसकी तरंग दैर्घ्य बताओ क्या होगी, तो कहोगे कम होगी। उसका आयाम बताओ, कम होगा। उसकी आवृत्ति बताओ, ज़्यादा होगी। आवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि पास पास तरंगें जाएंगी।
क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब तो समझ में आने लगा होगा ना। देखिए अगले पे आ जाओ, सेकेंडरी वाली पे। यही चीज़ हमारी लिखनी है हम लोगों को। अगर कोई चीज़ नहीं आया दोबारा पूछ लेना। देखिए इसमें सेकेंडरी वाली में लिख लिया। इसमें सबसे पहले कौन आएगी आपकी? आवृत्ति। तो लिखो आवृत्ति। तो वहाँ पर आवृत्ति क्या थी? ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या होगी? हाँ हाँ, लिख लो कम, या औसत लिख लो, औसतन। इससे ज़्यादा इससे कम, तो औसत। फिर कौन आएगा आपका? तरंग दैर्घ्य। कौन आएगा? तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य भी क्या रहेगी इसकी? औसत। क्या रहेगी? औसत, क्योंकि बीच में है ये। उसके बाद कौन आता है? आयाम। कौन आएगा? आयाम। तो आयाम भी क्या रहेगा आपका? औसत। और ये तरंग किस रूप में रहती है? देखो ये रहती है कौन सा? अनुदैर्घ्य। और ये कौन रहेगी? अनुप्रस्थ। तो इसका एवरेजन रहता है। अगले आ जाओ, आवृत्ति। क्या होगी? आवृत्ति। ठीक है, बताइए आवृत्ति क्या रहेगी इसकी? कम रहेगी। आवृत्ति क्या रहेगी? कम होगी, है ना? तो आवृत्ति रहेगी कम। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य तो कहोगे ज़्यादा, यानी कि क्या होगा? तरंग दैर्घ्य ज़्यादा। उनके जो वेव होंगी उनके बीच का जो दूरी होगी वो ज़्यादा रहेगी। और लास्ट में आता है कौन? आयाम। कौन होगा? आयाम। तो आयाम भी क्या रहेगा इसका? आयाम भी क्या रहेगा? ज़्यादा। अब बात समझ में आ गई कि नुकसान क्यों ज़्यादा पहुँचाती है? आयाम क्या रहेगा? ज़्यादा। अब समझ लेते हैं ध्यान से, देखो आयाम क्या रहेगा? ज़्यादा रहेगा। देखिए हैं जी, हाँ ये अनुप्रस्थ होती, दोनों अनुप्रस्थ होती हैं। पहले इसका चित्र देख लेते हैं। मान लो आप अभी हमने बनाया था तो बहुत घना था, लेकिन ये थोड़ा सा क्या रहेगा? दूर दूर रहेगा। थोड़ा थोड़ा क्या रहेगा? दूर। और ऊंचाई भी थोड़ी क्या होगी? बढ़ेगी। तो ये वाली तरंग इस तरफ से क्या बनाएगी आपकी? अब ये पृथ्वी पे ऐसे आएगी तो थोड़ा सा नुकसान करेगी आपकी, है ना? तो ये वाला हो गया, ये वाली चीज़ है। इसको समझ लेते हैं। तो ये जो होगी आपकी क्या होगी? ऊंची भी होगी और क्या रहेगी? दूर दूर रहेगी। क्या रहेगी? दूर दूर। ये इस टाइप की तरंग जाएगी, वो आपकी क्या कहलाएगी? बोलो। हाँ हाँ, ये बनाते हैं वो। ये अनुदैर्घ्य, जो अनुदैर्घ्य होती है वो इस तरह से होती है, ऐसे। सही है? जो साउंड ध्वनि वाली होती है वो हमने समझा दिया था ऐसे बना के, ठीक है? ये वाली हमारी इस टाइप से होती है, ठीक है? हाँ किन की? तो ये उल्टी कहाँ है? ये भी सीधी जा रही हैं, सीधी जाएंगे वो सीधे, लेकिन घूमती हुई जाती हैं। भाई रस्सी रस्सी पटकते तो रस्सी में कौन बंधे हैं? हाँ, तो वो सीधे ऐसे घुमाते हैं हम लोग, वो चलती ऐसे, उनका ऐसे रहेगा, ठीक है? ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ऊपर वाला हिस्सा तरंग का, नीचे वाला गर्त, ऊपर वाला स्रग। हाँ, स्रंग बोल सकते हैं, लिख लो इसको। स्रंग और गर्त, नीचे वाला गर्त होता है। ये समझ में आ गई बात? देख इसमें और चीज़ें आपको नहीं समझने की, वो सीधी जा रही हैं क्या जा रही हैं। अब देखो ये चीज़ तो हम आपको समझाने को बता देते हैं। हाँ ललित, सबसे ज़्यादा कौन सी क्षति पहुंचाती हैं तरंगें? लबली, एल पहुंचाती है। किसने पहुंचाता? एच लब ने। क्यों पहुंचाती है सबसे ज़्यादा? ये इसकी धीरे होती है और इसका आयाम ज़्यादा, तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, और आवृत्ति क्या रहती है? कम रहती है। यानी कि आराम से चलती है, झूम झूम के। जैसे कोई गाड़ी आए ना, आराम से जाए झूम के, कितने लोगों को लपेट ले जाएगी। और एक तेज़ी से आए तो वो हल्के कम लपेटती है। तो ये बताओ, बात समझ में आ गई कि नुकसान सबसे ज़्यादा क्यों पहुँचाती हैं वो? तो इसकी वजह से पहुँचाती हैं। बात आ गई? कुछ बताने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है? स्रंग हमें पता ही नहीं, लिखेंगे जब तक हम नहीं लिखेंगे तब तक, ठीक है? स्रंग लिखते हैं। लिख लिया यहाँ पर? देखो एक गाना सुनाऊंगा आपने, धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना और तबाह करके चले जाना। आ गई बात समझ में? तो वो यही सिस्टम है। आप सोचिए, एक बात बताइए, आप लोगों का माध्यम से एक एग्जाम्पल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मैं एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, आपको एकदम दिमाग में बैठता है, वैसे आप नहीं समझ पाओगे। ये तरंग स्रव वाला समझ ही नहीं पाओगे, है नहीं? अब तो समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपकी लाइफ में कोई एक आ गया, कोई है ना, अब उसे कोई भी आ गया मतलब, हाँ अब खुलवा ले ना, ओपन करवा लो, सही है? ऐसे समझ लो।
अब कोई लाइफ में आ गया आपका, मान लो 2-3 महीने रहा, मतलब तेज़ी से आया और तेज़ी से चला गया, तो कोई दुख नहीं होता है, बोला अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आया था, सही है। अब कम 6-7 महीने हो जाए, एक साल मेहनत करा, बड़ा मुश्किल से गए वहाँ पर, एड्रेस फैड्रेस पता करा, क्लियर है ना, और उसके बाद पता चला अगले दिन वो बाइक पे और पे बैठ के जा रही है, तो थोड़ा सा क्या होगा, ज़्यादा दुख होगा, समझा ध्यान से, तो क्या होगा, ज़्यादा दुख होता है। बोले भाई साहब बड़ा मेहनत करी यार, लास्ट में पता चला। बात सुनवाई और समझिए। अब मान लो आप बचपन से, वो ना गाना है बचपन का प्यार, तो अगर बचपन से आप किसी के साथ हो, इंटर हुआ, बीए हुआ, सब साथ रहे, लेकिन जैसे ही उसने पास किया उसके बाद उसकी शादी हो गई, क्या हो गई, शादी हो गई, भाई साहब ज़िंदगी क्या हो जाएगी, तबाह। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ज़्यादा है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, क्या हो गया, बहुत टाइम, और स्पीड क्या थी, कम थी। भाई चले आ रहे तो बचपन से चले गए तो स्पीड क्या थी, कम थी, तो जब कोई गया तो क्या हुई, सबसे ज़्यादा दिक्कत हुई। बोले यस या नो। तो आपको भूकंप की तरंगें समझ में आ गई, जल्दी कोई आएगा और जल्दी चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा आया रुका ठहरा तब थोड़ा दुख होगा, भाई लगा हो जाता है, और एक बहुत टाइम से रह रहा है साथ में तो फिर क्या होगा, ज़्यादा दुख होगा। बाइक अंदर नहीं होती, क्यों, जी क्या कह रहे हैं ललित, आगे बात समझ में। तो क्षति कब होगी, जब ठहराव होता है, जहाँ पर क्या होता है, गति कम होती है, इसलिए गाना बनाया गया था कि धीरे धीरे से ज़िंदगी में आना, और बाकी क्या हो, हाँ ये तरंग बन के चले जाना, सही है। कितने लोगों को समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया, ठीक है। क्या हुआ, कौन कह रहा है, चलिए भूकंप के बारे में थोड़ा और चीज़ बता देते हैं, आगे बढ़े। यहाँ तक समझ में आ गया, भूकंप गलत करके आओगे नहीं, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। कोई अब भी डाउट हो तो पूछ लो, अभी हमारे पास बहुत एग्जाम्पल हैं, अभी तो एक ही धागा है, अभी एक ही समझ में आ गया, हमें पता है एकदम समझ में आएगा, वैसे नहीं आता, ठीक है। चलिए इधर हैं, हाँ हाँ बिल्कुल इशारा होता है, अब ये वो कह तो रहा बड़े मन से, क्या सर कौन, कौन था ये, ललित थे, कौन ललित थे, तुम्हें क्या जरूरत है, तो पूछ क्या रहे थे, हैं तभी कह रहे बाइक अंदर नहीं होती है। चले चलिए कोई बात नहीं, अब इसकी कुछ अन्य जानकारी देखते हैं, क्या क्या पूछेगा आपसे, अन्य जानकारी देख लेते हैं। जैसे पूछता ना कि किससे मापा जाएगा, उस पेपर को क्या कहते हैं, ना, इस तरह से। अगर एक साथ एक टाइमिंग पर भूकंप आ जाते हैं तो उनको क्या बोलेंगे हम लोग, और अलग अलग जगहों पर आते हैं, टाइमिंग अलग अलग होती है तो क्या बोला जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन रख देता है वहाँ से, ठीक है। आपको फुल जानकारी होनी चाहिए, आप झूमते हुए आराम जाएंगे पेपर देते हुए, बोले आने दो हम कर देंगे, क्लियर है ना। कोई भी क्वेश्चन निकलना नहीं चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपकी गलती होगी और आप निकाल के आ रहे हो तो बहुत दिमाग से यूज करेंगे उसे, आवाज़ ना करें, लिखिए फटाफट अलग जानकारी लिखो पहले। हाँ देखिए, जिस मशीन से हम लोग भूकंप की क्या लेते हैं, जानकारी लेते हैं, मशीन से लेते हैं ना, हाँ गुड, तो लिख लो, जिस मशीन से जानकारी ली जाती है उसे क्या बोलते हैं, हाँ जी मशीन, तो लिखो इसे क्या बोलते हैं, नहीं वो स्केल होता है, लिखो सिस्मोमीटर, नहीं नहीं अरे रुको तो भैया कंट्रोल करो, इसे लिखो, जिस भूकंप से मशीन की जानकारी लेते हैं, जो मशीन होती है, अच्छा हाँ हाँ क्या जिस मशीन से क्या लेते हैं, भूकंप की जानकारी लेते हैं, उससे क्या, ऐसे देखा होगा ना बना हुआ आपने, उसके अंदर पेपर लगा रहता है ना, और वो कट कट करके चलता है, ऐसे करके चलेगा, ऐसे छापेगा, ये तरंगे छापता है वो, हाँ तो इसको क्या कहते हैं, लिखो सिस्मोमीटर, उसे क्या कहते हैं, सिस्मोमीटर। अरे आ रहे हैं ग्राफ, ये बालक बड़े दुखी हैं, इनको जो चीज़ दिमाग में बैठी वही बताएंगे, आ रहे हैं वहीं पे आएंगे, सही है, लिख लिया। जो मशीन होगी उसे क्या बोलते हैं, हाँ, और जिसके द्वारा हम भूकंप की क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहेंगे, अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन को लिखो क्या कहेंगे, सिस्मोग्राफी, नहीं सिस्मोलॉजी, सिस्मो, अरे अलग है वो, ग्राफ का मतलब ही पेपर होता है, सही है, सिस्मोलॉजी बोलते हैं उसको, है ना। और उस मशीन में जो ग्राफ लगा होता है, जिस पर छपता है वो, उसको क्या बोलते हैं, पेपर कह सकते हो आप, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। मशीन में जो पेपर लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। समझ में आ गया नहीं, सिस्मोग्राफ वाले क्लियर हो गए अभी तक, नहीं अभी एक और बचे हैं, अरे सिस्मोलॉजी लिख दिया, सिस्मोग्राफ,
ये वाला ग्राफ कहलाएगा, ये वाला, समझ में आया? देखो ये मशीन जो है ये आपकी क्या कहलाती है, इस तरह से लगी रहती है ये मशीन, है ना, और ये एक्टिव रहती है, जहाँ भी तरंगों की सूचना मिलेगी तुरंत ही खट 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 स्टार्ट हो जाती है ना। और ज़्यादातर ये सही जानकारी पता कहाँ देती है, हम समुद्र के नीचे होते हैं तब, समुद्र की सतह पे होते हैं, तो क्योंकि वहाँ पर तरंगे हमें पहले मालूम पड़ जाएंगे। क्यों मालूम पड़ जाएंगे? क्योंकि जो सतह होती है उसमें कितनी मोटाई रहती है, 5, तो जल्दी तरंग वहाँ पे आ जाएगी, क्या आ जाएगी वहाँ पर, और ऊपर आने में क्या लेगी, समय लेगी। तो इसमें क्या कहेंगे हम लोग, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ, ठीक है। आगे आ जाते हैं, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। अब स्केल समझते हैं, स्केल कौन कौन से हैं, कौन सा मान्य है, कौन कौन से माने गए थे, सर्वप्रथम कौन सा स्केल आया था, तो स्केल को समझ लेते हैं। पहला डालो फेरल, फेरल स्केल, अभी लिख लेना, बाद में बताना कुछ भी, हम बता देंगे चीज़ों को। फेरल, इसी में एक और आता है राशि, राशि स्केल, राशि स्केल लिखो तो पहले, हाँ। फिर आता है मार्केली, मार्केली, हाँ, ये मार्केली है, इसमें 1 से 12 बिंदु होते हैं, और ये घरों में परीक्षण कर सकते हो आप, घरों में परीक्षण के लिए बनाई गई थी कि अपने घर पे रखो, उससे पता चल जाएगा कि भूकंप आने वाला है, मार्केली, ठीक है। और उसके बाद लास्ट आता है रिएक्टर, यही अभी हमारा मान्य है, ठीक है, स्केल, रिएक्टर स्केल। और रिएक्टर स्केल में जो आपकी पॉइंटेड माना गया है वो 1 से 9, कहीं कहीं 10 भी लिखा होता है, ये पॉइंट होते हैं उन पे, ठीक है, ध्यान रखना। रिएक्टर, हाँ लिख लो, कोई बात नहीं, रिएक्टर स्केल, क्लियर होगी बात। आप देखो समझ लो, ये जो दोनों हैं फेरल और राशि सबसे पहली वाली हैं, ध्यान रखना, ये अमान्य मानी गई थी, ये सही से पूरी नहीं हो पाती हैं। बट अगर आपको कभी कभी क्रम पूछ बैठता है तो क्रम फिर आपको ऐसे बताना होता है। ये दोनों हमारी मान्य हैं, अभी ये दोनों क्या है, मान्य हैं। आप कौन सा लगाते हो, रिएक्टर को लगाते हैं। किसको लगाते हैं, रिएक्टर को। क्लियर हो गया। इस पर कितने बिंदु होते हैं, तो 1 से 9 होते हैं। तो आप ऐसे करके बताते हो कि 5.5 का आया, कितना आया है, क्लियर है ना। तो इसी रिएक्टर स्केल से नापते हैं उसे। क्लियर हो गई बात। स्केल किसा बोलते हैं, रिएक्टर स्केल बोलते हैं। और घरों में पूछेगा कि घरों में भूकंप किसके, कौन से स्केल के द्वारा मापा जाता है, तो मार्केली द्वारा मापा जाता है। और इसमें कितने बिंदु होते हैं, तो 1 से 12 बिंदु होते हैं। कितने होते हैं, 1 से 12 बिंदु। हो गया क्लियर यहाँ तक, किसी कोई डाउट। चले सिस्मोग्राफी रहता है, मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफी बोलते हैं उसे। तो तीव्रता वाला, तीव्रता नापने के लिए अगर आएगा, भूकंप की तीव्रता नापने के लिए यंत्र कौन सा होता है, तब रिएक्टर स्केल लगाते हैं। तो सिस्मोग्राफी नापता वही है उसे। हाँ जी, हो गया क्लियर यहाँ तक। अगर पूछता है तीव्रता, ध्यान रखना, तीव्रता शब्द जोड़ देगा तो रिएक्टर स्केल। और नॉर्मल पूछता है कि यंत्र कौन सा होता है नापने वाला, तो सिस्मोग्राफी। क्या दिक्कत है बेटा, बता तो रहे हैं। पेपर को यंत्र मान सकते हैं। अरे मशीन जो होती है उसमें नापा जाता है, बेवकूफ़ होते हैं क्या। ये बताया भी पेपर, इसमें उसकी तीव्रता दे रखी होती है कि भूकंप आने वाला तरंगें शो कर देती हैं उसमें, लेकिन तीव्रता मापता कौन है, स्केल। सही है, बता दिया था। हाँ, वो मशीन पूछेगा तब, ऐसा नहीं, यंत्र नहीं, यंत्र में नहीं। सही है, तो सिस्मोग्राफी लगाते हैं कि किस में मापा जाता है। भाई कोई चीज़ आप कार्य, पहले सुनो, यंत्र, आपको ये नहीं पता कि यंत्र क्या होता है। यंत्र वो होता है जो आपकी सहायता करे, भाई किसी भी वर्क में क्या करे, सहायता करे। मशीन ही बोलते हैं उसको, भाई फोटो कॉपी करा लो, है ना। हाँ, टूल्स में आते हैं वो, तो वो भी तो टूल्स का पार्ट, भाई उस मशीन का पार्ट तो है, बिना उससे काम ही नहीं कर पाओगे आप। थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। तो जब भी वो यंत्र कहेगा तो आप सिस्मोग्राफी लगाएंगे। सही है। और अगर तीव्रता मापने की बात करेगा तो रिएक्टर स्केल लगाएंगे। और बताओ कोई दिक्कत। घर में पूछेगा तीव्रता कौन नापता है, रिएक्टर स्केल अलग अलग हमारे उन पे लगे होते हैं, केंद्रों पे। सही है। और मार्क के लिए जो है वो हम अपने घर पे रख सकते हैं, तो उस घर से भी बता देगा, उसका ताप बढ़ेगा तो समझ में आ जाता है कि भाई साहब भूकंप आएगा इसमें। सही है। चल, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब बताओ कोई दिक्कत हो। क्लियर हो गया। डाउट तो नहीं किसी को। ठीक, आगे बढ़े। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, एक साथ भूकंप आ जाते हैं एक ही टाइम पर, लेकिन अलग हैं। हाँ, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो उनको कभी पूछ लेता है कि अगर उनकी टाइमिंग सेम रहे या उनका स्थान सेम रहे तो उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उनको नोट कर लो फटाफट। हाँ, समान तीव्रता वाले पहले, जहाँ पर समान तीव्रता वाले हो, मान लो कई जगह भूकंप आ गए आपके, उनकी तीव्रता क्या है, समान है,
मतलब यहाँ भी 5.5 का आया है, यहाँ भी 5.5 का, यहाँ भी क्या 5.5 का और यहाँ भी 5.5 का। बात समझ में आ गई? क्या होगा, मान लो एक ही स्थान होगा आपका और वहाँ पर क्या होगा, एक साथ भूकंप आएंगे, लेकिन उनकी तीव्रता क्या होगी, समान होगी। क्या होगी, समान होगी। तीव्रता क्या होगी, समान होगी। मान लो बहुत जगह, जैसे मान लो दिल्ली में भी आया, यूपी में भी आया, उत्तराखंड में भी आया, नेपाल में भी आ गया, चाइना में भी आ गया, हमारे भारत में और जगह हैं वहाँ भी आ गया। तो अब वहाँ पर मान लो उन सब की तीव्रता क्या है, समान है। क्या बोलेंगे, उनकी तीव्रता क्या है, समान है। यानी कि 5.5 सभी जगह आ गया है। इससे ऊपर वाली तीव्रता खतरनाक मानी जाती है, ध्यान रखना। यहाँ तक तो नॉर्मल चल जाता है, क्लियर है। अब मान लो ये एक साथ आ गई और उनकी जो तीव्रता है वो क्या है, समान है। तीव्रता क्या है, समान है। तो ऐसे भूकंपों को क्या बोला जाता है, ऐसे भूकंपों को क्या बोलते हैं, लिख लो यहाँ पर, ऐसे भूकंपों को क्या बोला जाता है। बात समझ में आ गई पहले, कि अलग अलग जगह आ गए हों बट उनकी तीव्रता क्या हो, समान हो, तो इसको क्या बोलते हैं। लिखो आइसोसिस्मोल। आइसोसिस्मोल, आइसोसिस्मोल कहते हैं उन्हें। ऐसे भूकंपों के समूह को क्या कहा जाता है, आइसोसिस्मोल। क्या कहते हैं, आइसोसिस्मोल कहा जाता है। कोई दिक्कत, ठीक है, आगे बढ़िए। अब क्या होगा कि इनका समय समान कर देते हैं। क्या कर देते हैं, समय समान, बट तीव्रता अलग अलग होगी। आइसोसिस्मोल लिख लिया। तो जिनकी तीव्रता समान है भूकंपों की, तो ऐसे भूकंप कहलाएंगे क्या, आइसोसिस्मोल। आइसोसिस्मोल, कितने लोगों को याद आ गई ये बात, ठीक है ना। चलिए, अब क्या होगा कि टाइमिंग समान होगी। तीव्रता क्या हो जाएगी, अलग अलग हो जाएगी, लेकिन टाइमिंग क्या होगी, समान होगी। मान लो 9:45 पर यहाँ भी आ गया और 9:45 पर यहाँ भी आ जाता है। ये रेयर केसों में होता है, ध्यान रखना। बट आपको बता दें, अगर बाई चांस पूछ ले तो आपको फुल जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। बाकी जानकारी तो बहुत होती है, बट आपको मैन ये समझ में आ रहा है। तो टाइमिंग यानी कि समय क्या होगा, समान होगा, बट उनकी तीव्रता क्या रहेगी, अलग अलग होगी। सही है, अलग अलग स्थान भी होगा। तो ऐसे भूकंपों को क्या कहा जाता है, ऐसे भूकंपों को क्या कहा जाता है, बताइए जल्दी। देखो, इसको बोलते हैं होमोसिस्मोल। क्या बोलेंगे, सिस्मोल। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, होमोसिस्मोल। क्या बोलते हैं, होमोसिस्मोल। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो भूकंप में कोई दिक्कत आ रही कहीं पर, बताइए। अगर उनकी तीव्रता समान है तो उसे क्या बोला जाएगा, तीव्रता समान है तो आइसोसिस्मोल। और अगर आपकी क्या है, टाइमिंग समान है तो क्या बोलेंगे। अगर आपको भूकंप की तीव्रता मापनी है तो किससे मापोगे, और उसका अगर अध्ययन करोगे तो, ठीक है। और जिस पर भूकंप को मापा जाता है, जिस पे भूकंप को मापा जाता है या यंत्र पे मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ। किसको, सिस्मोग्राफ। जहाँ से ये निकलता है उस मशीन का नाम क्या है, बोलो, सिस्मोमीटर। क्या बोलते हैं, सिस्मोमीटर बोलते हैं। आगे सर बताइए, पहली तरंग कौन सी निकलती है, प्राइमरी, ठीक है। क्षति कैसी पहुंचाएगी, तीव्रता 6 किलोमीटर प्रति सेकंड। सही है। कैसी तरंग होती है, कौन सी माध्यम बताओ, ठोस तीव्र, गुड, सही है। सेकेंडरी बताइए कितनी स्पीड होती है, 3.5, 3500 कहते हैं, 3.5 होती है। किसकी, सेकेंडरी तरंग की, ठीक है। माध्यम बताओ, गैस, बाकी दोनों नहीं होते हैं। कैसी तरंग होती है, अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ होती है, गुड। अगला कौन है, लव। स्पीड बताओ, 1.5। राहुल जैसी लव आता तुरंत खुश हो जाते हैं। चलिए, बात समझ में आ गई। तो लव खतरनाक है, ध्यान रखना। 1.5 की क्या रहेगी, स्पीड रहेगी। क्षति क्या होगा, सर्वाधिक। पूछेगा तीनों में सबसे ज़्यादा कौन क्षति पहुंचाएगा, समझ में आ रही बात, ठीक। माध्यम बताओ, माध्यम ठोस कहाँ रहेगी आपकी, पृथ्वी की धरातल पर। जहाँ से भूकंप का उद्गम माना जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, जहाँ से भूकंप का स्टार्टिंग मानी गई, मूल बिंदु या फोकस। जहाँ पर टकराती है वहाँ
एपी सेंटर, क्या बोलते हैं? एपी सेंटर। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए हम लोग। क्लियर। तो ये आपका भूकंप था, वो क्या हो गया आपका? समाप्त हो गया। भूकंप क्या हो गए? समाप्त। ठीक है। काय भूकंप प्रकार? अरे नहीं पागल हो गए, इतना कहाँ तुम्हारा आता है? चक्रवात जो आते हैं भूकंप के कारण हो रही है। हाँ भूकंप कारण आते हैं, उसमें कई रीजन होते हैं। अभी जो उधर आया बंगाली खाड़ी में भूकंप भगवान चक्रवात आया। क्या नाम है उसका? गुलाब नहीं, एक और आ गया है अभी। हाँ हमने भेजा है ग्रुप पे, देखना। एक अभी आया है नया, कटक पर है, कटक उड़ीसा। गुलाब नाम रखा गया, इसका दूसरा रखा गया है बंगाल खाड़ी। ये डार्क ना, ये आएंगे लेटेस्ट वाले, आप लोगों को आएंगे जब पेपर हुआ तब, अभी नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो हम लोग स्टार्ट करें ज्वालामुखी। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ज्वालामुखी। डालो हेडिंग ज्वालामुखी।